Hello everyone. I welcome you all to our UGCL Express podcast. And here we are for our first episode of the UGCL podcast series. Starting with myself, I am Ankit Agrawal, the managing director of UGCL. And next to us is our whole squad who will introduce themselves one by one, starting with. Hello guys, myself Gokul. Basically, I'm from Mysore, Karnataka, and I'm also the president of the organizing committee of UGCL tournament. And I'm from electrical department, and here the next team member. Hello everyone, I am Shlok Upadhyay. I am the captain of Mechanical Titans. Hello everyone, my name is Gravit Agrawal and I am the captain of Chemist Bone Bakers. Hello everyone, my name is Rohit Kumar and I am captain of CSC Runtime Masses. Hello everyone, I am Saket Singh and I am the captain of Chemical Reactors team. Hi everyone, my name is Sagar Kumar and I am captain of Earthquakers. Hello everyone, myself Natwar Kumar Thakur and I am the vice captain of Physics Challenger. So now, since you have met our team, it's high time we start the podcast. So to start with, since all of the folks present here are freshers, meaning they're having their first semester in here, so we'll start things with learning more about their experiences during their IIT JEE preparation. How was the Josh and how do they feel once they're all come here? So you can start sharing your experiences. My experience totally was it was good, but it was also hectic. As I was involved in many other CCA activities, I was more involved in it, so I couldn't give much time to academics. Now I understood that I have to give much of my time to academics, and all the CCAs are they're just helping hand for the academics. So I am trying to give that. Hope I'll succeed. मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ और मैंने अपनी जेई की प्रिपरेशन 11th क्लास से शुरू की और अहमदाबाद में मैंने अपनी जेई की प्रिपरेशन की। तो 11th की स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आई, वो कोप अप नहीं हो रहा था स्टडीज़ के साथ, क्वेश्चंस नहीं होते, लेकिन फिर धीरे धीरे अपने आप चीज़ें अपने ढंग सही जगह पे चली गई और फिर मार्क्स भी मॉक टेस्ट में अच्छे आए, फिर जेई मेंस और एडवांस में भी अच्छी रैंक आ गई और फिर मैंने आईआईटी कानपुर चूज़ किया। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और मैंने कोचिंग एल से करी थी। मैं तो सिंपल पढ़ रहा था, बस मस्ती करनी, पढ़ाई करनी है, उसी तरह से IIT निकल गई बस। मैं आरा बिहार से हूँ। मैंने अपनी जेई की तैयारी कोटा राजस्थान से की थी। वहाँ पर मैंने अपनी तैयारी 11th क्लास से शुरू की थी और उसमें 11th क्लास के शुरुआत में तो ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा मेहनत की 11th क्लास में, तो 12th क्लास तक सारी चीज़ें थोड़ी आसान लगने लगी और टाइम बीतते बीतते जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों में अच्छी रैंक आई और जेई एडवांस के बेसिस पे मैं यहाँ पर IIT कानपुर में आया। मैं अलवर राजस्थान से हूँ और मैंने जेई की प्रिपरेशन 11th क्लास में स्टार्ट की थी सीकर राजस्थान से। तो जब मैं गया तो मेरे को थोड़ा पैटर्न अडेप्ट करने में थोड़ी दिक्कत हुई थी 11th के स्टार्टिंग में, पर 11th के एंडिंग तक मैं सब कुछ ट्रैक पे आ गया था और 12th मेरी सही गई, तो इसलिए मैंने जेई एडवांस क्लियर करके यहाँ पे एडमिशन लिया। मैं पटना बिहार से हूँ। मैंने अपनी जेई की प्रिपरेशन कोटा अनअकैडमी से करा था। तो स्टार्टिंग में जब 11th में गया था तो 2-3 महीने बहुत प्रॉब्लम आता था, बहुत सारी चीज़ें ऊपर से जाती थी, समझ में नहीं आता था। बट धीरे धीरे वो आदत हो गया था ऊपर से जाने वाला कि हाँ ऊपर से जा ही रहा है। फिर 12th में समझ में आने लगी चीज़ें। फिर 11th का भी 12th में ही सब कुछ लगभग कवर किया। 11th का बैकलॉग भी हुआ था जिसको 12th में कवर किया। देन उसके बाद मेंस में अच्छी रैंक आई, बट एडवांस में उतना नहीं आया, बट इतना आ गया कि IIT कानपुर आ सकूँ। तो अभी मैं IIT कानपुर में हूँ। तो मैं दरभंगा बिहार से हूँ और मैंने अपनी 11th और अपनी जेई की जर्नी ऑनलाइन ही स्टार्ट करा। मेरे घर से ही मैंने फिज़िक्स वाला से पढ़ाई करी। तो 11th में तो ऐसा होता था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे समझ में नहीं आ रही है, बहुत सारी चीज़ें ऊपर से जा रही है, बट यही था कि कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो वही करना था। तो बस लगा रहा उसमें और बहुत ज़्यादा मेहनत करी, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती। ऐसे ही 12th में आ गया, फिर टाइम बीतते बीतते, बट 12th में भी उतनी ज़्यादा कुछ खास समझ में आई नहीं। तो मेंस भी दिया, एडवांस भी दिया। मेंस में भी बहुत बेकार रैंक आई, एडवांस में तो उससे भी बेकार आई, क्वालिफाई भी नहीं कर पाया मैं।
फिर मैंने वहीं से ड्रॉप लिया, फिर प्रिपरेशन करी। मेंस में तो फिर भी बहुत बकवास रैंक आई, बट एडवांस में थोड़ी बहुत अच्छी आ गई, इतना आ गया कि मैं आईआईटी कानपुर में आ सकूं। तो यही था। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एक्सपीरियंसेस जितने भी अलग हों, आईआईटी जेईई कांत भला तो सब भला, पर अब हम यहाँ आके सेटल डाउन हो चुके हैं, हम सबको एक सेमेस्टर हो चुका है, तो इट्स टाइम फॉर अ न्यू स्टार्ट। तो अभी रिसेंटली तुम्हारे काफ़ी सारे फेस्ट हुए होंगे, तो उन फेस्ट के बारे में तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा और तुमने इंस्टीट्यूट को किस तरीके से एक्सप्लोर किया, थोड़ा बहुत उसके बारे में बता सकते हो? तो लाइक फेस्ट तो बहुत मज़ेदार था। तो जो भी चीज़ें थी हम लोग एकदम खुल के एंजॉय करा, जितनी अपनी जीवन 2 साल की खलास थी पूरी निकाल ली। कौन कौन से फेस्ट तुमने अटेंड किए? जैसे हमने अटेंड किया अंतराग्नि अटेंड किया, फिर से उद्घोष अटेंड किया। तो क्या एक्सपीरियंस, क्या लर्निंग एक्सपीरियंस था, क्या देखने को मिला, कैसे मैनेज होता होगा ये सब कुछ, कभी सोचे इस बारे में? मतलब स्टार्टिंग में तो जब फ्रेशर्स आया था, तो फ्रेशर्स के टाइम पे तो हमारा ये होता था कि हमारे सीनियर्स ने, जैसा मैं बोला था MTH 111 के बारे में, तो उस टाइम पे ही चल रहा था MTH 111, तो उसके साथ फ्रेशर्स को मैनेज करना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क हो रहा था। बट फिर भी हमने बहुत सारे क्लब्स में पार्टिसिपेट करे, जैसे मैं ड्रामा क्लब में था, वहाँ पे मैंने फ्रेशर्स में माइम भी करे थे, नुक्कड़ भी करे थे, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर अंतराग्नि आया तो और भी मज़ेदार था। ओके, आगे बढ़ते हैं इसको। जब तुम यहाँ आए और यहाँ आने से पहले तुम्हारी कुछ एक्सपेक्टेशंस रही होंगी, पर जब तुमने यहाँ चीज़ें एक्सपीरियंस की तो समझ में आया रियलिटी मे नॉट ऑलवेज बी द सेम एज एक्सपेक्टेशंस। तो तुम्हारे लिए एक्सपेक्टेशंस क्या थी और रियलिटी कैसे निकली? एक्सपेक्टेशन इधर आने से पहले बहुत थी कि इधर जेई जितना पढ़ना नहीं पड़ेगा, जेई से बहुत इजी होगा, लेकिन इधर पढ़ाई का प्रेशर तो है थोड़ा। लेकिन इधर आने से पहले ये भी एक्सपेक्टेशन थी कि इधर जो भी लोग आएंगे सब दिन रात पढ़ने वाले होंगे, उनकी नॉन करिकुलर कोई लाइफ नहीं होगी। लेकिन फिर इधर आके पता चला कि इधर पढ़ाई भी करते हैं लोग और उसके साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत अच्छा एक्सेल कर रहे हैं वो सब जगह। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अभी इधर आके। तो अभी एक्सपेक्टेशन तो मतलब जो इसने बोली थी वो थी, और क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन तो बहुत ऊंची ऊंची थी, कुछ बहुत बड़े बड़े सपने थे, सब यहाँ पे आके टूट गए। और रियलिटी तो समय तुम IIT आओगे तो पता लग ही जाएगा रियलिटी क्या होती है IIT की। एक्सपेक्टेशंस मेरी भी कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर बच्चे ज़्यादातर पढ़ने वाले ही होंगे, मतलब खेल कूद में थोड़ा कम रहेंगे। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन यहाँ आकर बहुत जल्दी टूट गई, क्योंकि यहाँ पर बच्चे सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो खेल कूद हो या म्यूज़िक डांस, सारी चीज़ों में वो इन्वॉल्व हैं। एक्सपेक्टेशंस तो काफ़ी हद तक सेटिस्फाई करता है IIT कानपुर, अच्छा बड़ा कैंपस है, और ऐसा नहीं है कि एक्सपेक्टेशंस टूट गई सारी, और मतलब जो सोचा था काफ़ी हद तक वो है। पर एक मिथ ये था कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, एक रात पहले पढ़ते हैं, तो पढ़ना तो पड़ता है यहाँ पर भी काफ़ी। एक्सपेक्टेशंस तो टीचरों ने ही मतलब कोचिंग में बिल्ड कर दिया था। वो लोग अपनी स्टोरीज बताया करते थे पहले कि वो लोग ऐसे क्लासेस बंक किया करते थे, प्रोफेसर से छुप के निकला करते थे। तो सेम ही हो रहा है, यहाँ भी हम लोग भी करते हैं। साइकिल से बेवजह हम लोग निकल जाते हैं घूमने के लिए, कहीं भी रात में साइकिल उठाए कहीं भी चल गए। जो कि टीचर ने बताया था वही सब हो रहा है। एक दो चीज़ें डिफरेंट ज़रूर है कि टीचर बोलते थे कि एक रात पहले पढ़ना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है, डेली ही पढ़ना पड़ता है यहाँ पे। तो जैसा कि अभी सागर ने बताया, मैं टोटली एग्री करता हूँ कि जैसे हमारे भी सर थे, एक सचिन सर थे, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ बताई थी अपने कॉलेज के बारे में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मजाक मस्ती होती थी, बहुत ज़्यादा एकदम हंसी खेल कूद का माहौल रहता था। वो सारे माहौल तो है यहाँ पर, बट सभी को पता होगा कि IIT कानपुर के एकेडमिक्स कितने ज़्यादा हेक्टिक है। तो उसके साथ कॉप अप करने में अभी तो इनिशियल फेज़ है हमारा, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। अभी ये नहीं सोचा था कि किसी सब्जेक्ट में आके IIT कानपुर में ऐसी स्टेजेस आ जाएंगे जहाँ पे फक्के लगने के ऑप्शंस होंगे, तो वो एक मेजर एक्सपेक्टेशन ब्रेक हुई है। ऑफकोर्स लगा नहीं अभी तक, बट
बचते बचते बचाओ। वैसे सपने टूटने का तो पता नहीं, पर ये ज़रूर पता चला होगा कि सपने नए सिरे से खुद ही लिखने होते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट थी, रियलिटी डिफरेंट है, ये कह सकते हैं। तो जब यहाँ आते हैं तो एक ज़रूरी पार्ट होता है ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन से जुड़े कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस या कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जो तुम्हारे हो, तुम शेयर करना चाहो। ओरिएंटेशन में बहुत ज़्यादा चलवाया था एक तो ग्रुप में, और गैप कवर करवाया, लेकिन उस चलने के बाद एसी में जब बैठते थे एसी हॉल में और जो प्रोग्राम था वो सब देखते तो बहुत अच्छा और खुशी होती थी। और उधर से रात मतलब हर दिन अच्छा नया इवेंट था, लोगों से बातचीत करने मिली, नए नए लोग थे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। ओरिएंटेशन का टाइम था कैंपस को और अच्छी तरह एक्सप्लोर करने का, जो कि करा है। और ओरिएंटेशन के दिन मतलब जैसे कि बताया बहुत चलाया धूप में और एसी में बैठा भी बहुत, तो मतलब उसमें खुशी मिली दुख भी मिले, ऐसे ही चलता। ओरिएंटेशन बहुत फटाफट से ख़त्म हुआ और मतलब उस टाइम ऐसा लगता था भाई पढ़ाई होती है नहीं कुछ, पढ़ाई होती है नहीं कुछ, तो आप कुछ ज़्यादा पढ़ाई होगी तो बोर्ड वापस ओरिएंटेशन प्रोग्राम आ जाए। जो ओरिएंटेशन था हमारा, जो ओरिएंटेशन था 10 दिनों का, वो ऐसा हम लोग बोला जाता है यहाँ पर कि वो मतलब पूरे 4 साल में वो 10 दिन सबसे अच्छे होते हैं और वन ऑफ द बेस्ट डेज होते हैं। और ऐसा है भी, उन 10 दिनों में हमें बहुत शुरुआती दिनों में ही वो लोग जो यहाँ पर टीम्स होते हैं ICS की, वो 10 मतलब 10 दिन हमें पैदल चलाते हैं दिन में 4 बार 2-2 किलोमीटर, तो एक तरह से अच्छे होते हैं। और मतलब प्रोग्राम्स भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, नए लोगों से कनेक्ट करने को मिलता है, यही होती है। ओरिएंटेशन के टाइम पे हमें लगता था कि कितना बोरिंग है सब कुछ, जल्दी से क्लासेस स्टार्ट वगैरह हो, तो पर अब बहुत मिस करते हैं उन दिनों को। और चलने की बात तो सब बोल रहे हैं, तो एवरेज हमको 10-15 किलोमीटर डेली चलना पड़ता था, साइकिल्स अलाउड होती नहीं थी। पर ICS की टीम ने फुल कोऑपरेट किया है हमको और उससे बहुत मदद मिल रही है। ओरिएंटेशन तो मतलब बहुत अच्छा लगा जो भी वहाँ पे होता था उसमें तो, लेकिन ऐसा कभी कभी फील होता है यार मैं नहीं जाऊँगा, इतना चलना पड़ता है। बट अभी लग रहा है कि अगर नहीं जाता तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती, मतलब ऐसा जाना वर्थ इट था कि हाँ वहाँ पे गया तो देख पाया वरना नहीं देख पाया। बट उसका बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा था कि हम लोगों को सेकेंड या थर्ड डे पे एक पेज मिला था जो कि उस पर हम लोग कुछ लिखे और वो हमें मतलब हम लोग जब यहाँ से ग्रेजुएशन कर लेंगे पूरा हो जाएगा तो हम लोग को एंड में वो मिलेगा। तो मैं वो बस अब उसका वेट कर रहा हूँ। उसमें मैंने कुछ लिखा है जो देखता हूँ पूरा होता है कि नहीं होता है, वो तो मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएगा। बाकी आप इसका सुनिए। ओरिएंटेशन के जो हमारे पीरियड्स थे वो हमारे सीनियर्स कहते थे कि देखो ये तुम्हारे गोल्डन पीरियड है जो तुम्हारे 4 साल होने वाले थे। तो तब हमें ऐसा लगता था कि यार ये क्या मजाक मस्ती हो रखी है, 4 साल के गोल्डन पीरियड, मतलब ओरिएंटेशन में तो कुछ हो भी नहीं रखा। ऊपर से हमें रोज़ का रोज़ सुबह सुबह 6 बजे उठा दिया जाता था, ऐसे सीनियर आ जाते थे गेट ढकढकाने के लिए कि उठ जाओ उठ जाओ। वो और सबसे बोरिंग लगता था। रात को बहुत देर रात तक हमारी मीट चलती थी, सुबह जल्दी उठना और ऊपर से इतना उतना चलाना। तो वो स्टार्टिंग में तो उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा बकवास लगता था कि हमसे क्या करवाया जा रहा है। बट हाँ अब इतनी हेक्टिक एकेडमिक को देखकर लगता है कि यार वही सबसे अच्छा पीरियड था हमारा। तुम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस बता के मुझे मेरे एक्सपीरियंस से याद करा दिए, क्योंकि जब मैंने भी ज्वाइन किया था 2019 में तो सीन कुछ ऐसा ही था। कलरफुल पाउचेस में लाइन बना के चलना, फिर बारिश के बीच छाता लेके जैसे तैसे अपनी राह बनाना और ऑडी के चक्कर काटते रहो। उसके अलावा क्लब्स का इंट्रोडक्शन, जिसको तुम पता नहीं ज्वाइन करने वाले हो या नहीं, बट मोटिवेशन पूरा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। चलना बहुत पड़ता है मैं मानता हूँ, क्योंकि शुरू में सबके लिए चीज़ें ऑर्गेनाइज करना थोड़ा सा स्टडी पेस में हो, धीमे धीमे सब लोग सब कुछ देख पाएँ, तो वैसा रहता था। बट लाइक इन सारी एक्टिविटीज़ को कराते वक्त एक चीज़ जो समझ में आती है कि लाइक यू ऑब्जर्व योर सीनियर्स, दे ट्राई टू मैनेज एवरीथिंग। लाइक अगर तुम चल के जा रहे हो तो तुम्हारा चलना वर्थ हो, लाइक तुम सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस हो पाओ अच्छे से, कुछ नया ना लगे आगे को चल के। What about this बापू कल्चर? और हाँ, लाइक पापू कल्चर इज़ समथिंग कि तुम्हारे पास एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो होगी,
तुम किसी से ना पूछ सको बता सको तो उस एक पर्सन से बता सको। तो क्या तुम्हारे बापू तुम सबसे लाइक कैसे कनेक्ट करते हैं? हाउ इज़ योर कनेक्शन विद योर बापू? तो पहले तो ऐसा था कि इधर आने से पहले ही 5-6 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनता था और उन सबको एक स्टूडेंट गाइड अलोकेट करते, जिनको लड़कों के जो स्टूडेंट गाइड थे उनको बापू बोलते थे और लड़कियों की जो स्टूडेंट गाइड थे उनको अम्मा बोलते थे। और उन्होंने ही हमको इधर क्या आके क्या करना है। तुम्हारे क्या- बापू की अम्मा है? बताया? हाँ नहीं है। नहीं है कि बताया नहीं है? हाँ बताया नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नहीं है ऐसा। सिंगल ढूंढना उसमें। है बापू सिंगल है तो यहाँ के सारे बाप सिंगल हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इनका बनता है ना अम्मा ढूंढने का, नहीं? जैसे हाँ अगर मेरे तुमने बापू है, तुमने अम्मा ढूंढी? उसकी अम्मा है, पर हम उसकी अम्मा नहीं ढूंढ पाए, बहुत कोशिश करी, फिर हमने हार मान ली। फिर नहीं अम्मा पहले से है या ढूंढनी पड़ी? नहीं है, हम ढूंढ नहीं पाए, अब वो बताएगा तो नहीं। स्पॉट नहीं कर पाए बेसिकली ये लोग। हाँ अच्छा आइडेंटिफाई करना था, बनवाना नहीं था ऐसा। ठीक है। मेरे बापू की तो अम्मा नहीं है एक्चुअली, मेरे बापू की भी अम्मा नहीं है, दादा की भी अम्मा हमारी अम्मा नहीं है, तुम्हारे बापू की अम्मा नहीं है? दोनों की। मेरी अम्मा भी नहीं है। एक ही बात है। तुम्हारे बापू है पर तुम्हारी अम्मा नहीं है। नहीं नहीं, मेरे बापू की भी अम्मा नहीं है, मेरे दादा की भी अम्मा नहीं है, मेरे सॉरी मतलब तुम्हारी बापू की गर्लफ्रेंड भी तुम्हारी अम्मा नहीं है, तुम्हारे बापू की भी अम्मा नहीं है। उनके बापू की भी अम्मा नहीं है। तो बच्चे कैसे आ रहे हैं? इधर अम्मा मिलना मुश्किल हो गया। जेई एडवांस सब कर रही है। ये जेई नाम की आईवीएफ टेक्नोलॉजी है। तो है, बापू कल्चर आईवीएफ टेक्नोलॉजी ही है एक्चुअली। अच्छा बापू के बाद आते हैं दादा परदादा से, है ना? वो भी है ना? दादा परदादा से इतना कुछ वैसा नहीं मेरा तो। हाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं होते थे, बट कहानियाँ सुनने मिलती हैं कि हमारे दादा बहुत चापू थे, अभी वो इन जगहों पर हैं, तो उससे भी काफ़ी मज़ा आता चलो है। बापू का नाम तो नहीं ले सकते, शायद तुम ले सकते हो? ज़रूर आई डोंट थिंक सो। नहीं है ना? जरा दिक्कत हो जाएगी। नहीं अच्छा फेसलेस लोगों को इन्वॉल्व करना, यही बात है। फेस नहीं ला सकते ना। ओके तो कैसा लगा फिर यहाँ का इनको कल्चर, जैसे तुम्हारे टाइम में था वहाँ, मतलब मिक्स्ड रिव्यूज मिले इनसे क्योंकि बिकॉज यू वर द लास्ट बैच ऑफ प्री कोविड ना, हाँ हाँ ये लोग बाद में आए, इतना लंबा गैप कि उसके बाद। रिएक्शंस अलग हैं, रिव्यूज़ अलग हैं, और समझ में आ रहा है कि बच्चों की प्रायोरिटीज़ पूरी तरह चेंज हो चुकी है। इट्स लाइक एकेडमिक्स पे फोकस होना गलत नहीं है, पर वही है कि समटाइम्स इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज व्हाट अदर थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, क्या और भी चीज़ें ज़रूरी हैं। एक नए सिरे से काम करना, एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और उसके वैल्यू को समझना बहुत ज़रूरी है, ना कि सिर्फ पढ़ते रहा जाए या फिर चीज़ों के पीछे भागते रहा जाए बेसिकली। तो तुम्हारा लाइक तुम सबका इस बारे में क्या Opinion लाइक basically. हाउ डू यू कंपेयर एजुकेशन, एकेडमिक्स प्योर एकेडमिक्स या फिर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर, इन सब के बारे में? एक्स्ट्रा करिकुलर लीडरशिप एंड ऑल दोस थिंग्स? हाँ इधर हैं दोनों, एक्स्ट्रा करिकुलर जो एकेडमिक्स है और एजुकेशनल एकेडमिक्स है, दोनों बहुत अच्छी है। मतलब एजुकेशन में बहुत अच्छी एजुकेशन, मतलब हार्ड भी हैं और सीखने लायक भी हैं, प्रैक्टिकल्स भी अच्छे से होता है, प्रैक्टिकल स्टडीज़ भी इधर अच्छी है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मतलब हर महीने 1 या 2 तो कम से कम होती ही है हर बार, तो अच्छी है। मतलब ओवरऑल तो मेरे को लाइक तुम्हारे जूनियर्स ये वीडियो देख रहे होंगे, जैसे दे आर कमिंग नाउ, सो व्हाट डू यू विल लाइक उनको सजेस्ट क्या करोगे? तो IIT आना दे शुड मेक एकदम अ बैलेंस बिटवीन द टू, और एकेडमिक्स बैलेंस तो होना ही चाहिए। सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है और दूसरी कहीं फोकस नहीं करना, तो ये एक नर्डीनेस आ जाती है एक इंसान के अंदर, तो वैसा तो नहीं बनना है, दोनों पे फोकस होना चाहिए। मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर पर ज़्यादा घूमो फिरो, मतलब फर्स्ट ईयर पर ज़्यादा फोकस नहीं हुई पढ़ाई पे, फर्स्ट ईयर इतना मैटर नहीं करता, सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर बहुत पड़ा है, तो फर्स्ट ईयर पे मतलब एक्सप्लोर करो थिंग्स को, मतलब जानो और सीखो, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी थोड़ा कम होनी चाहिए। हाँ मतलब जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें ऐसे इन जनरल बोल सकते हैं कि मतलब पढ़ाई और को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ दोनों पे ही ध्यान होना चाहिए अपना, और दोनों को बैलेंस करना आना चाहिए, नहीं तो एकेडमिक्स ख़राब होंगे तो वो भी आगे के लिए दिक्कत ही है, और अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो फिजिकल फिटनेस कैसे आएगी?
व्हाट्स योर ओपिनियन? यहाँ पर एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलम दोनों की टॉप नॉच है फैसिलिटीज़ तो, पर मैं भी उसकी बात से एग्री करता हूँ कि फर्स्ट ईयर में अपन को थोड़ा क्लब्स हैं बहुत सारे और एक्सप्लोर करना चाहिए उनको, क्योंकि फिर सेकंड ईयर में चूज़ करना हो तो, और एकेडमिक्स तो है ही मस्ट हो, तो उससे ऊपर तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो मेरे हिसाब से बैलेंस करना चाहिए दोनों चीज़ों को। लाइक फर्स्ट ईयर में जब हम लोग ओरिएंटेशन के टाइम आए थे तो हम लोग को बताया गया था कि एकेडमिक्स 1 है, फिर उसके बाद जो भी हम लोग करते हैं सब 0-0 उस पर से लगते जाता है। तो एकेडमिक्स हम लोग का प्रायोरिटी होना चाहिए, उसके बाद कोई भी चीज़ है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी चीज़ें हो ही ना, बहुत सारी चीज़ें हो, लेकिन एकेडमिक को सबसे आगे रखना है एकेडमिक्स, उसके बाद कोई भी चीज़ करो, खेलो कूदो जो करना है करो, बट हाँ पढ़ाई पे सबसे पहले फोकस होना चाहिए। उसके बाद बहुत टाइम बचता है करने के लिए, वो तो वो करो, ज़रूरी है वो भी। लाइक अभी हमारा एडवाइस तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि हम भी एज अ फर्स्ट ईयर ही हैं, अभी एक्सपीरियंस गेन ही कर रहे हैं। बट फिर भी जैसे कि हमारे सीनियर्स ने हमें बताया कि एकेडमिक स्टूडियो मतलब हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो अलॉन्ग विथ एकेडमिक्स हम जितनी चीज़ों को मैनेज कर पाएँ वो करनी चाहिए, लेकिन एकेडमिक्स को हमेशा ध्यान में रखें। चलो, तो बेसिकली तो इससे ये तो समझ में आया कि एकेडमिक्स और लीडरशिप दोनों साथ साथ हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम करके एकेडमिक्स को ऊपर करें, या फिर एक को दूसरे के अगेंस्ट नहीं रख सकते। तो ज़रूरत ये है कि हम सभी चीज़ों को वैल्यू दें और सभी चीज़ों को सही समय से वैल्यू देना शुरू करें। तो इन सारे फ्रेशर्स बच्चों को लेकर UGCL जो हमारा UG चैम्पियंस लीग है, इसका ऑर्गेनाइज करना ये इस बात को दर्शाता है कि लीडरशिप लेने की कोई उम्र नहीं है, कोई टाइम नहीं है। तो इसके लिए हमेशा से जितना जल्दी प्रिपेयर होया जा सके उतना ही अच्छा। तो UGCL को लेकर तुम सबके क्या फर्स्ट थॉट्स हैं? ये UGCL मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जैसे एक तो पहले इंडिया में कोई भी बच्चा होगा तो क्रिकेट का नाम सुन के खुशी हो जाएगा, तो UGCL में क्रिकेट का जो लीग हो रहा है उससे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मतलब लीडरशिप, जैसे टीम का कैप्टन हूँ मैं, तो मुझे अपने टीम मेंबर्स के जानने का मौका मिल रहा है। और UGCL जब स्टार्ट हुआ तब 1-2 मैच हुए, लेकिन फिर बारिश के कारण इतना चल नहीं पाया था, तो थोड़ी ब्रेक आ गया। फिर मिड सेम के लिए ब्रेक आया, फिर मिड सेम ब्रेक के बाद UGCL भी फुल फ्लो में शुरू हुआ। फिर हमने मैचेस खेले, तो एक टाइप से फिजिकल फिटनेस भी बढ़ाता ही है वो। एज अ कैप्टन लीडरशिप का रोल आता है, मतलब लीडरशिप करना सीखता है इंसान पे, कैसा लीडरशिप करनी है कैसा नहीं होती, कुछ एटीट्यूड्स मैनर्स वगैरह एटिकेट सीखते हैं, कैसे मैनेज करना कैसे मैनेज नहीं करना टीम को। बेसिकली कम्युनिकेशन, हाँ कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना। और मेरी हॉबी है क्रिकेट खेलना, तो मुझे और इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ऐसा मानना है कि हमें मेरा ऐसा मानना है कि हमें लीडरशिप भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और UGCL एक तरीके से हमें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जो एज अ कैप्टन हम अपने टीम को गाइड कर पाएँ और एक लीडर का रोल निभा पाएँ। सबसे मेन तो काफ़ी अच्छे लोगों से आपकी जानकारी होती है, और कैप्टन को थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि टीम में काफ़ी लोग आलसी होते हैं, उनको रूम से उठा के लाना पड़ता है मैच से पहले, तो इसलिए लीडरशिप का वो तो आता है थोड़ा प्रेशर, और उससे ही सीखते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो लाइक लीडरशिप का तो रोल बढ़िया, बट क्रिकेट या फिर कोई भी गेम ऐसा चीज़ है कि जहाँ पे हम लोग हार और जीत को छोड़ के क्रिकेट को इंजॉय करते हैं। लाइफ में भी ये चीज़ लागू होती है कि जय और पराजय के सुख और दुख छोड़ के हम लोग अपने लाइफ पे फोकस करें और उसको जिए, और मतलब इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के लाइफ जीना सीखते हैं। लाइक इंडिया में क्रिकेट का तो खैर बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो ये तो एक ऑब्वियस ही बात है कि जहाँ भी क्रिकेट आएगा तो वहाँ पे मोस्टली पॉपुलेशन तो वहीं पे रहेगी। तो बट ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ के जो मुझे जो देखने को मिला है एज अ वाइस कैप्टन की, बच्चे थोड़े से अजीब हो जाते क्रिकेट के मामले में, उन्हें रूम से उठाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को कन्विंस करना पड़ता है उनके लिए। तो कहीं ना कहीं ये चैलेंजिंग रहता है, एक लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि कैसे आप अपनी टीम को मैनेज कर रहे हो जब लोग बहुत ज़्यादा डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। बट हाँ, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है कि आप मैच हारने के बाद मोटिवेट करना। मैच हारने के बाद तो खैर हम लोग अपने दोनों मैचेस हार चुके हैं
तो अभी कैसे मोटिवेट कर? अभी तो मोटिवेट करना है कि कुछ भी हो जाए। अब जो हमारी जैसे कि हमारी नेक्स्ट सीरीज आने वाली है इसके बाद मिड सेम के बाद। तुम्हारी फिजिक्स चैलेंजर बॉटम पे है बिल्कुल। हाँ बॉटम में ही है। और अर्थ साइंसेस इसी से आ रही इसकी टीम से यार बहुत। अच्छा हाँ, रैंक 1 किसका? सेकंड तो अर्थ पैकर्स का है। नहीं ओवरऑल डाल दिया मैंने, ओवरऑल में देखो 2 ही मैच हुआ, दोनों हम जीत चुके हैं। पूरा सुपर हिट का डाल दिया। वो गलत है। सेकंड तुम हो, तुम ही मैं सेकंड। सेकंड हूँ। मैं लास्ट केमिस्ट्री थर्ड है। बीएस केमिस्ट्री तो हमारे से नीचे है ना। अरे मैंने ओवरऑल रैंकिंग बनाई थी। मैंने नेट रन रेट के बेसिस पे डिसाइड कर दिया मेरे और नहीं ओवरऑल पॉइंट भी सब मिक्स अरे कर। चुप लो, मेरा टीम नीचे चला गया। ये मैकेनिकल फर्स्ट, अर्थक्वेकर सेकंड, केमिस्ट्री थर्ड है। कोई बात नहीं, फर्स्ट सीएससी देन उसके बाद केमिकल भी आने चाहिए, 2 मैच जीते हम। तो तुम हो ना, इलेक्ट्रिकल वाला है नहीं ना अभी। रन रेट भी मैटर करता है। इसके बाद है सिविल भी 7 पे, वो है नहीं। कोई बात नहीं, जितना तो सही है। बेसिकली ये तो समझ में आ गया कि क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो UGCL कुछ नया नहीं है, सेंस कि हमने मैच कराए हैं। बचपन में जब हम खेलते थे तो हम मैच खेलते थे, उसके अलावा टीम्स बनाते थे और हार जीत जो लगी रहती थी उसमें भी हम लगे रहते थे। तो इट्स वेरी ईजी टू टेक इट एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, जब हम सिर्फ खेल ही नहीं रहे पर उसको चला भी रहे हैं उस गेम को। तो अभी जैसे तुम सब ने ग्रुप स्टेज खेला है, ग्रुप स्टेज अभी कंक्लूड हुआ है, तो किस तरह के चैलेंजेस तुमने फेस किए हैं As a और- captain? हाँ एज कैप्टन, बिकॉज यू आर द वंस लीडिंग द टीम। तुम बेसिकली टीम के लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, बता रहे हो कि हाँ हमें खेलना है और गेम को चलाते रहना है। तो क्या फन पार्ट है उसमें और क्या चैलेंजेस तुम्हें लगे फेस करने? फन पार्ट तो ये है कि एक बार टीम गैदर हो गई, फिर उसके बाद क्रिकेट खेलने मिलता है। तो अगर अच्छी टीम बन गई, आप जीतोगे तो वो खुशी भी आपको बहुत अच्छी होगी। लेकिन चैलेंजिंग ये होता है कि एक बार अगर टीम आपकी नहीं बनी अभी तक, तो वो अच्छे प्लेयर्स की टीम सिलेक्ट करना, पहले तो एक बार जो अच्छे से आपकी जो कॉल है उसको रिस्पॉन्ड करें टाइम टू टाइम। ऐसे आलसी नहीं कि सुबह का मैच है तो सुबह उठा नहीं जाता इसलिए हम नहीं आ पाएंगे। ऑन द फील्ड क्या चैलेंजेस रहते हैं मैच के बीच में? ऑन द फील्ड एक तो मतलब ग्राउंड में थोड़ा पिच के कारण वो होता है, लेकिन वो फील्डिंग और प्लेयर्स को वो उनको कोऑर्डिनेट करवाना एक दूसरे के साथ कि किसकी बॉलिंग आनी चाहिए, किसकी, वो थोड़ा एक चैलेंज होना होता है। अच्छा सो एज अ कैप्टन चैलेंजिंग ये रहता है कि भाई टीम को सही से गाइड करना, और फन तो मतलब आएगा ही। मतलब अगर आप अपनी हॉबी खेल रहे, क्रिकेट खेल रहे, तो मतलब मज़ा तो आएगा ही। मतलब कभी आउट हो रहा है, मतलब अपोजिंग प्लेयर, कभी हम 6 मार रहे, 4 मार रहे। तुम लोगों की मतलब स्ट्रेंथ क्या है टीम की? बैटिंग बॉलिंग, मतलब तुम्हें क्या लगता है? टीम की स्ट्रेंथ हमारी बॉलिंग कह सकते हैं बहुत अच्छी है, और वीकनेस थोड़ी फील्डिंग लग रही है। तुम्हारी? मेरे तो मतलब अब बॉलर आ जाए तो बॉलिंग है, वरना तो बैटिंग है ही स्ट्रेंथ, और फील्डिंग थोड़ी सी वीक रहती है कभी कभी। ओके हमारी स्ट्रेंथ बैटिंग की थोड़ी ज़्यादा है बॉलिंग से। अच्छा और मुसीबतें चैलेंजेस की अगर बात करें तो वो टीम गैदर करने में ही चैलेंजेस होते हैं मेनली। तो मैच से थोड़ा पहले सबको जाकर रूम में उठाना पड़ता है, तो वो एक थोड़ा अनईजी सा लगता है। और फन पार्ट की बात करें तो अगर वो सारी टीम से एक बार इकट्ठा होने, हम प्लेयर्स इकट्ठा होने के बाद जब मैच शुरू होता है और ओपोनेंट भी सेम लेवल का होता है, तो बहुत मज़ा आता है मैच खेलने में। जैसे सबसे फेवरेट ओपोनेंट तुम्हारा? मैकेनिकल्स। ओके तुम्हारा? अर्थ साइंस। चलो बढ़िया, क्या बताओ बताओ। हमारी टीम का वैसे स्ट्रॉन्ग पार्ट तो बॉलिंग है, पर काफ़ी बार बॉलर को भी रन पड़ते हैं, 6-4 पड़ते हैं। तो सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्ट है हमारी टीम का कि उसको सपोर्ट करते हैं हम। और बैटिंग में थोड़े इशू हैं, पर प्लेयर्स अच्छे हैं, पर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं मतलब। अच्छा और फील्डिंग तो किसी की कोई तगड़ी है नहीं, मतलब सारे टीम्स को भी देख ले तो। और बस कुछ कैचेस तुमसे भी छूटे हैं? कैचेस 2 छूट गए थे मुझसे। जैसा कि अर्थ क्वैकर्स का टीम बहुत बढ़िया है, ऐसे बैटिंग डिसेंट है, मॉडरेट है, बट बॉलिंग स्ट्रेंथ है अर्थ क्वैकर्स का। और फील्डिंग में तो सबसे टॉप पे शायद हम ही हैं, तभी हम लोग कम से कम रन को भी डिफेंड कर लेते हैं। और फिर जिसमें ज़्यादा रन होता है उसमें तो ऐसे खुल के खेलते हैं, जितना रन लुटाना लुटाओ, बट कम रन को भी हम लोग डिफेंड करके बड़े मार्जिन से मैच जीते थे। तो फील्डिंग और बॉलिंग हम लोग का स्ट्रेंथ है, और बैटिंग सब अच्छे करते हैं।
अब तक का आई थिंक हाईएस्ट स्कोर तुम्हारा रहा है शायद ना? हाँ शायद 147 150 हाँ 150 के करीब है। हाईएस्ट स्कोर। एक्स्ट्रास थे 50 उसमें। हाँ वो भी इन्हीं की टीम के ना, फिजिक्स। और वो हमारे ही खिलाफ था उस दिन ऐसा हुआ कि 44 रन थे एक्स्ट्रास के। 50s थे आई थिंक। अच्छा। तो उस दिन ऐसा हुआ था कि हमारी जो टीम थी ना, वो हमारी टीम बेसिकली हमारी एक विंग थी। तो जो हमारे जो दोस्त विंग है ना A4 वाले, तो हम उनके साथ पूरी टीम लेके गए थे ऐसे खेलने के लिए, रैंडम उधर गए कि आज तो खेलना है। अब क्योंकि खेलना सबको आता था, बट ये है ना कि जेई के बाद 2-3 साल बाद हम सब ऐसे जा रहे हैं अचानक, तो वो जो हमारा टाइम था और वो जो अभी है उसमें बहुत चेंजेस आ गए। तो जो आराम से बॉल आने वाले भी, जो 6 भी मार सकते हैं या फिर जो बॉल आराम से बॉलिंग कर सकते हैं, वो लेवल रहा नहीं। तो हाँ, उसके खिलाफ अर्थक्वेकर्स ने बहुत लंबे लंबे मारे थे, बहुत ज़्यादा, मतलब 50 तो एक्स्ट्रास ही गए थे, कितने सारे नो बॉल्स हमने फेंके थे। सो हाउ वाज दैट लर्निंग एक्सपीरियंस? उस टाइम का तो काफ़ी ज़्यादा, मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भूलना आया। चाहोगे उसे जल्दी? मैं तो बहुत जल्दी भूलना आप चाहूँगा। कैसे बोल कमबैक कैसे करोगे बाबू? कमबैक ये होगा कि हाँ एटलीस्ट अब कुछ और बॉलर्स लेंगे। मैंने ठीक ठाक बॉलिंग करी थी, ऐसे कुछ खराब तो नहीं करी थी। तो सो लाइक ठीक है। यू आर द वीसी, बाकी सब कैप्टन्स हैं, हाँ। तो तुम्हारा कैप्टन का कैसा रहता रोल? मतलब एज अ कैप्टन उसकी लीडरशिप के बारे में क्या बोलोगे? एज अ कैप्टन उसकी लीडरशिप तो ठीक रहती है। उसका नाम बता दें क्या है? जैसे मेरे कैप्टन का नाम है अनीश कशबे। हाँ, अनीश कशबे। अनीश को, क्योंकि उसके टाइटल का नाम थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन लगता ओके, है। ही इज टाइटल का फ्रॉम नाम- ही इज फ्रॉम हाँ, कहाँ से? एंड ही इज फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र। ओके ओके। तो वो ठीक रहता है, वो कुछ ऐसा ज़्यादा गुस्सा नहीं करता, बहुत ज़्यादा चिल बंदा है, रन जाए तो जाए, क्योंकि वो खुद भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता है, तो ऑफकोर्स गुस्सा करना बनता नहीं है। तो ये अच्छा कैप्टन की निशानी है बेसिकली, हाँ। रन जाए तो जाए। नहीं, चिल है। एग्रेसिव कैप्टन भी होने चाहिए। जैसे मैं एग्रेसिव हूँ, मैं गुस्सा करता हूँ, अगर गलती हो रहा है तो हाँ खेल है, लेकिन उसको इतना भी फन में मत ले लो कि हर चीज़ तो ऐसे कभी गलती तुमसे करता ग्राउंड हूँ। पे कैच छूटा तो किसने गुस्सा किया तुम पे? कभी छूटा ही नहीं, मौका भी नहीं दूंगा। क्या बात। मेरी टीम में मतलब कुछ दो बस प्लेयर्स ऐसे ऐसे थे हवा में शॉट मार के कीपर के हाथ में कैच दे देना होता है भाई को। कैच प्रैक्टिस कराता है ये। हाँ, कैच प्रैक्टिस करवाते कभी कभार, किसी मैचेस में, किसी मैचेस में। एक मैच में हुआ है, और ऐसे आउट में पीछे ही होता हूँ जनरली। आई एम विराट कोहली। और वो जो हमारी जो मतलब ग्राउंड है ना, उसके कुछ स्पेसिफिक एक जगह पे स्पेसिफिक रूल्स हैं, तो इसका वीक जोन बढ़ जाता है कि जहाँ पे भाई 6 मार सकता है, वहाँ पे एक्चुअली 6 मारना अलाउड ही नहीं है। तो पीछे। इसका जो एक्चुअली वीक जोन है ना, वो थोड़ा दिक्कत है फाइन इसकी। लेग और स्क्वायर लेग के बीच में का जो शॉट होता है, जैसे सूर्य कुमार मारता है, ओके, वो शॉट ओके। अच्छा लगता है, तो वहाँ पे नहीं मार सकते। मेरी टीम में मतलब दो प्लेयर्स ऐसे थे जो फील्ड पर बैठ के या तो बैठ जाते थे या फिर फ़ोन चलाते थे, तो मतलब रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, उन्हें टीम से निकालना पड़ा, तो उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है मेरी टीम को। लास्ट मैच हम जीते हैं। चलो बढ़िया। क्या एक्सपीरियंस? हमारी टीम में तो पहली मैच इलेक्ट्रिकल के खिलाफ आ रही थी, उसके बाद 2 मैचेस हुए और दोनों में ही हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वो दोनों भी हम लोग जीत गए। और हमारी बैटिंग टीम भी बहुत अच्छी है, बॉलिंग टीम भी अच्छी है, बस थोड़ी फील्डिंग थोड़ी कमज़ोर है, तो ऐसे रन्स छूट जाते हैं ईज़िली, मतलब 4 बाउंड्रीज थोड़ी नहीं रुक पाती, लेकिन वो हम लोग मेकअप कर लेते हैं बैटिंग बॉलिंग में। तो आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहता है टीम में, मतलब एज एज अ कैप्टन नो एज अ बैट्समैन बॉलर कैसा? मेरा मैं एज अ बैट्समैन करता हूँ, कैप्टेंसी के साथ बैट्समैन। अच्छा। अब एक्सपीरियंस में क्या बताऊँ, अभी तो 4 मैच हुए, 3 मैच जीते हैं, एक मैच में आ नहीं पाया, तो उसमें कोई बात नहीं, हार गए वो, और अभी सुपर 8 में है ही, हम दिखाते हैं हमारे में कितनी ताकत है। और मैं एज अ कैप्टन, मैं बैट्समैन हूँ, मेरी बैटिंग आने का मौका नहीं मिलता, उससे पहले मैच खत्म हो जाता है। देखते हैं। तो तुम टीम के धोनी हो जिसको मौका नहीं मिल पा रहा फिनिशर के पहले ही फिनिश हो जाता है। अच्छा अच्छा। जीत जाते हो ना शुरू के 3-4 ओवर में। तब तो अच्छी बात है। हम लोग की टीम को चाहिए। हम लोग की टीम भी 4 मैच खेली है, उसमें से 3 जीती, 1 हारी है, CSC वालों के सामने ही हारी CSC के थी। खिलाफ से है। लेकिन उसमें अब हमारी फील्डिंग थोड़ी खराब सबसे थी। इंटरेस्टिंग टीम कौन सी लगी तुम्हें खेलने मेरे को में? CSC लगी, CSC कई में- तुम मुझसे हारे हो, हाँ हाँ, मतलब अच्छे प्लेयर्स हैं। तो अभी रिवेंज लेना चाहोगे? रिवेंज सुपर 8 में पक्का लेंगे। अच्छा। सही है। सो एक्सपीरियंसेस तो सबके काफ़ी मज़ेदार रहे हैं, और उसने पॉइंट आउट किया रूल्स भी काफ़ी मज़ेदार बने हैं। वैसे एक और चीज़ है जो मज़ेदार है, वो है तुम लोग के टीम के नाम। तो मतलब कैसे तुम लोग को आइडिया आया कि हाँ टीम का नाम ये रखते हैं? हाउ इज द प्रोसेस?
वहाँ जैसे मैंने तो IPL के बेसिस पे किया था। मेरी फेवरेट टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है, लेकिन वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो गया था नाम। तो मैं जिस स्टेट से हूँ गुजरात, उसकी टीम का नाम गुजरात टाइटंस है, तो इसी के लिए मैंने नाम रख दिया मैकेनिकल टाइटंस। मैकेनिकल। अब जे में बहुत ऑर्गेनिक पढ़ ली तो उसमें बहुत जगह ऐसे बॉन्ड तोड़ना है, ऐसे बॉन्ड तोड़ना है, तो केमिस्ट्री बॉन्ड ब्रेकर्स नाम रख लिया हमने। तो थोड़ा नेगेटिव साउंड नहीं करता ये? नहीं मतलब यार सामने की अपोजिट टीम के प्लेयर को बॉन्ड, उनके बॉन्ड तोड़ना, हाँ, उनको ऐसे हराना कि भाई गुस्सा आ जाए कि भाई हमें खेलना ही नहीं है, दिमाग खराब, अगली बार खेलने लायक ना बचा। और CSC रन टाइम स्मैशेस, ये मतलब ऐसे कोडिंग जो फर्स्ट ईयर उसमें रन टाइम एरर्स आते आते दिमाग ख़राब हो जाता है। तो रन टाइम ऐसे ये क्रिकेट से भी हो गया कि रन बनाने वाली मशीन एक तरीके से। और कोडिंग में रन टाइम एरर्स बहुत आते तो उनको भगाते हैं रन टाइम स्मैशर्स, CSC रन मतलब टाइम अपनी सारी एरर्स को तुम हाँ ठीक स्मैश करते थे? स्मैश कर देते हैं। अच्छा, मेरी टीम का नाम केमिकल रिएक्टर्स है। वैसे तो जब मैं कैप्टन अलॉट हुआ तो उससे पहले नाम रख दिया गया था, ओके। पर केमिकल सुन के मतलब एक रिएक्ट होना, केमिकल रिएक्शन ही बनता है वो। रिएक्शन आता है, तो जैसे उसका सरनेम हो बेसिकली। हर मैच में अलग प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं, मतलब वो रिएक्ट होते हैं। तो तुम अगर सजेस्ट करते नाम अपना तो तुम क्या करते इसका? फिर यही बेस्ट फिट होता है मेरे हिसाब से। अच्छा, फिर यही लगता है, ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं है। ओके, जैसे कि मेरा ब्रांच है अर्थ साइंसेस, तो उससे रिलेटेड अर्थक्विक्स जनरली होता है, तो मैंने अर्थक्विक्स सबको हिला के रख देंगे। हाँ, एकदम ऊपर टॉप लेवल पूरा हिला के रख देंगे, बस ये। हमारा फिजिक्स चैलेंजर आया था, तो जो जे एस्पिरेंट होंगे उनको पता होगा कि जे एडवांस के प्रॉब्लम कितने ज़्यादा फिजिक्स में चैलेंजिंग होते हैं। वो 2016 और 20 के प्रॉब्लम, तो इसी वजह से हमने सीधा चैलेंजर ही नाम रख दिया, फिजिक्स चैलेंजर। टीम के नाम तो अच्छा जस्टिफाई किया तुमने, पर जैसे उसने बताया दुनिया हिला देंगे, मुंबई इंडियंस का भी वैसा ही रहता है। तो थॉट प्रोसेस तो अच्छा है, तो अब वही है। तो नेक्स्ट स्टेप अभी जो आता है हमारे लिए, ग्रुप स्टेज अब खत्म हो चुके हैं, तो अब सुपर 8 आने वाला है। तो उसके लिए क्या प्लान्स हैं, क्या नई तैयारी करने वाला तुम? तो सुपर 8 के लिए सबसे पहले तैयारी तो यही करनी है कि फील्डिंग सुधारनी है टीम की, और सुपर 8 के लिए बहुत एक्साइटेड भी है क्योंकि CSC से रिवेंज लेना है। हाँ, जो CSC टीम से आ रहे थे उनसे रिवेंज लेना है, और बाकी जिसको पहले हराया था उनको भी हराना है, नई टीम्स होंगी उनको भी हराएंगे। अपन को देखो ये सारे जब कैप्टन बैठेंगे सामने बोलते हैं, सबको तो हरा ही देंगे। नाम ही ऐसा रखा, बॉन्ड ब्रेकर। हाँ, तो अपन का सब बढ़िया है, बस देखते हैं। अपन सुपर 8 का वेट कर रहे हैं, मतलब मैच में दिखाते हैं कौन सी वीकनेस है टीम की जो ठीक करना चाहोगे? क्या वीकनेस क्या है टीम की जो मेन फील्डिंग, और सुपर 8 में फील्डिंग ही है मेन। तो कुछ प्लेयर्स रिप्लेस करोगे, चेंज करना चाहोगे? हाँ, कुछ रिप्लेस करूँगा मैं भी। अच्छा, किसी का नाम लोगे बेइज्जती करने के लिए? अभी है रहने तो सुपर 8 के लिए हम लोग भी बहुत एक्साइटेड है और सारी टीम्स को फेस करने के लिए एकदम रेडी है एंथू के साथ। और इस सुपर 8 में भी अपना पुराना रिवेंज जो इलेक्ट्रिकल से है उसको भी लेना है, उनको भी हराना है। और मतलब अपनी टीम की बात करें तो उसमें भी अभी थोड़ी बहुत कमियां हैं, तो उसको भी सुधारूंगा, कुछ प्लेयर्स रिप्लेस करने की कोशिश करूंगा। सुपर 8 के लिए एक्साइटेड तो हम भी बहुत हैं, क्योंकि उसमें प्रॉपर जर्सीज पहन के मैच होंगे, काफ़ी ऑफिशियल टाइप लगेगा वो। और मतलब अभी तो हमारी टीम में मतलब प्लेयर्स थोड़े चल नहीं पा रहे हैं, नाम बहुत बड़े बड़े हैं वो। देखते हैं। मेरे टीम का कमी है थोड़ा बैटिंग का, तो वी विल ट्राई टू सॉल्व इट लाइक। और मैं खुद पे भी वर्क करना चाहूँगा कि पीछे शॉट ना मारूँ, थोड़ा आगे मारूँ। वो आदत हो गया पीछे का, क्योंकि ग्राउंड ऐसा है कि आप पीछे शॉट खेल नहीं सकते, खेलेंगे तो आउट हो जाएंगे। 2 बार पीछे ही आउट हुआ हूँ, तो ट्राई करूँगा कि आगे खेलूँ, बस यही प्रैक्टिस। टीम के अंदर कुछ वीकनेसेस हैं उनके ठीक टीम के तो जनरली वीकनेस बहुत ऐसे कम ही है। एक है थोड़ा, एक लड़का है जिसको मेरा वाइस कैप्टन ही है, वो
मारता है तो फिर रन वो दौड़ता नहीं, उसको लगता बाउंड्री हो रहा है डायरेक्ट, तो वो दौड़ता नहीं है। कॉन्फिडेंस है, खैर रुक जाता है। खैर वो अभी तक नॉट आउट रहा है वो सब मैच में, नॉट आउट रहा है वो सब मैच में। हो सकता है, तो रन दौड़ेगा नहीं तो रन आउट भी होने का चांस हमने है। मैंने रन आउट करा था उसको। उसको हाँ, एक बार वो आउट हो गया था, वो अच्छा। एक मैच में हुआ था। अच्छा मैंने ही करा था भाई। तो जैसे कि मेरी टीम में तो बहुत ज़्यादा कमी है, इसमें बॉलिंग की कमी है, बैटिंग की कमी है, फील्डिंग की भी ठीक ठाक, फील्डिंग उतनी ज़्यादा तो नहीं है जैसा कि इन लोगों की है। स्ट्रेंथ अभी कुछ नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, तो मैं हाँ तभी हम बॉटम पे अभी हम बॉटम पे है, सही बात है। स्ट्रेंथ यही है कि 11 लोग जमा हो गए हैं खेलने के लिए। और उससे भी मजे की बात है कि हमने भी सच नहीं बोल रहा। उससे भी मजे की बात है हमने एक विंग से 11 लोग जमा करे। और कि सबसे ऐसे बॉटम टीम है तो कोई खेलने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। खैर अब तो हो गया है। इसके विंग से हाथ पैर जोड़े होंगे इसने तो। मैंने भी अपनी मतलब इन्फर्नो में मेरी टीम थी, फ्रेशर्स इन्फर्नो में खेला उसमें भी था। खराब उसमें से 5 लोग उठाए हैं मैंने। जो सबसे खराब थी, अबे खराब नहीं थी। अच्छे वाले दूसरे टीमों में चले गए, तो उसके जो बच्चे उनको उठा लिया। तुमने लिटरली उठाए थे हैं? अच्छा ठीक है। मैंने और टीम से प्लेयर्स निकाल लिए 2-3 अच्छे। अच्छा नहीं, हम तो सीधे सुपर 8 में बताएंगे सबको। अच्छा हम भी बताएंगे सुपर 8 में ही ठीक क्या है। करती केमिस्ट्री हम भी अभी थोड़े नए प्लेयर्स ढूंढेंगे जो और अच्छा खेल सकते हैं, और बस नई टीम बनाने की थोड़ी सी। सही है। तो सुपर 8 में सबका खेल तो दिखने वाला है, पर खेलने के साथ हमें लोगों को खेल दिखाना भी है। तो दिखने का सबसे अच्छा जो पैरामीटर मान सकते हैं वो है एकजुट दिखना जब आप खेल रहे हो। पूरे एंथू के साथ बेसिकली खेलें जैसे। और उसका एक ज़रूरी पार्ट है टी शर्ट वाला, हाँ टी शर्ट। तो तो तुम्हारे टी शर्ट डिज़ाइन सब तक रेडी हुए? अभी तक हुए नहीं, लेकिन 1-2 दिन में हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्रिक हीरोज़ पे भी मैच लाइव स्ट्रीम होता है, और यूट्यूब पे भी ब्रॉडकास्ट करते हैं मैच को। तो वो ऐसा लगता थोड़ा है टी कि शर्ट डिज़ाइन में मतलब थोड़ा अपना वो डिस्क्लोज कर दोगे, कलर किस टाइप का कॉम्बिनेशन रखोगे? हल्का कलर फुल्का। कॉम्बिनेशन रेड और ऑरेंज मतलब हो सकता है उसका। हाँ, अच्छा अब मेरी केमिस्ट्री का टीम का कलर का होगा लगभग येलो टाइप ही होगा, येलो रेड के लगभग। और किसी टीम से इंस्पायर होके कर रहे हो ऐसा कुछ? हाँ RCB। RCB। तुम्हारा इंस्पिरेशन टीम का कौन सा रहेगा? येलो बोले तो ऑस्ट्रेलिया, एक आंसर CSK। नहीं यार, ऑस्ट्रेलिया टीम बन सकती है हमारी। हाँ मेरी टीम का तो मोस्ट प्रोबेबली ब्लू होगा, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम को थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट करेगा। तुमने पहना भी ब्लू है अभी। और मैंने पहना भी ब्लू है। मत नाम खराब करना इंडिया। अभी तक हमने तो कुछ ज़्यादा फाइनल किया नहीं है, उसमें कर लगेगा कि बहुत कम टाइम फाइनल करें, पर मैं डार्क ब्लू का सोच रहा हूँ, थोड़ा गुजरात टाइटन से इंस्पायर करना चाहता हूँ। अच्छा नेवी ब्लू। हाँ मेरा तो सिंपल ब्राउन और थोड़ा ग्रीन का मिक्स हुआ है, क्योंकि अर्थ साइंसेज है तो जमीन मिट्टी का बता वही है कि जमीन से जुड़े लोग हैं। मिट्टी से ही आए, मिट्टी ही मिल जाएंगे। खिला देंगे। ताकि वो पहले, लेकिन उससे पहले आसमान में उड़ के मिट्टी में लेकिन जमीन से मिट्टी में दफन हो जाएगा, मतलब दफन कर देंगे। मिट्टी में दफन हो जाएगा मतलब। वो तो देख ही लेते हैं। देख लो अभी से चैलेंज मिल रहा था। अभी कौन दफन है वो तो देख ही लेते हैं। जरा इनके एक्स्ट्रास याद दिलाओ जरा। टॉप पे कौन है? नहीं इनके भी थे ना, केमिस्ट्री के भी तो थे। क्यों भाई, कौन सा? केमिस्ट्री और फिजिक्स। 36 एक्स्ट्रा। हाँ फिजिक्स के साथ थे ना। 72 रन का टीम का 36 एक्स्ट्रा दिए थे। तो तीनों टोटली 50 का बना था, याद है? उन्होंने दीदी की वजह से हम कुछ बैटिंग कर पाए। अच्छा तब हमने 50 बोला थोड़ा यार 3 ओवर खेल पाए, अपना एक और मतलब बैट से तो 14 रन ही आए थे बेसिकली। हाँ, बैट से 14 रन ही आए थे। वो तो उन्होंने हमने एक्स्ट्रा दिए थे। आपको पता लग रहा है कितना खराब फील्डिंग है उसका, इसमें कोई वो दो राय अरे नहीं है। वो कह रहा है कि हमने जान के दिए थे ताकि हम थोड़ी बैटिंग कर ऐसा पाएं। कुछ नहीं है, वो ऐसा ही है। दूसरा मैच भी कर लेते नॉर्मली, फिर वो मैच जल्दी खत्म हो जाता, 10 ओवर भी नहीं खेलने को नहीं मिलते। तो फिर दूसरा मैच कर लेते नॉर्मली खेलने के लिए। तो हमारी टीम की जर्सी अभी ऐसा कुछ फाइनलाइज हुई नहीं है, और अगर हुई होगी तो मुझे उस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारे फिर भी क्योंकि वो सिर्फ वो कैप्टन जानता है, और मैं अभी प्रेजेंट में वाइस कैप्टन हूँ, तो फिर
मुझे इस बारे में जानकारी मैंने अभी पूछा नहीं, क्योंकि अभी हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे तो हम उसमें कुछ ज़्यादा ही बिजी हैं। तो इसको मिड से जो हमारे एंड सेम के ब्रेक होगा उसमें फाइनलाइज करेंगे, क्योंकि अब हमारा पास समय है, 1 महीने का समय है, अच्छा खासा समय है, तो उसमें देख लेंगे। तुम्हारे एक्स्ट्रास बहुत गए हैं यार, इसका ध्यान रखना। हाँ? एक्स्ट्रास बहुत देते हो तुम। एक्स्ट्रास अगर तुम लोग ऐसे दान में दे रहे हो ना, 50 इनको दे दिया, 34 उनको दे दिया, बॉलर्स बॉलर्स ढूंढने की ज़रूरत है। चलो बढ़िया है। तो इससे ये तो पता चल रहा है कि हमारे जो UGCL के कैप्टन्स हैं ये खेलने के लिए तैयार हैं, खेल दिखाने के लिए तैयार हैं और मज़े करने के लिए भी तैयार हैं। तो अब जो हमारा नया UGCL का सुपर 8 शुरू होगा वो जनवरी में उसकी शुरुआत की जाएगी। व्लॉग ख़त्म करने से पहले जानना चाहेंगे कि टू कंटिन्यू लाइक डूइंग दिस, हमारा जो अगला साल का फ्रेशर बैच आएगा उसके लिए क्या मोटिवेशन, क्या मैसेज रखना चाहोगे सब? मोटिवेशन उनके लिए ये है कि IIT कानपुर में लाइफ बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छी फ्रीडम मिलेगी और आप पढ़ते रहिए और सिर्फ पढ़ते मत रहिए, बाकी सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लेना है। इधर अगर आप आएँ तो इधर भी अलग अलग क्लब सोसाइटी में पार्ट लें, UGCL में पार्ट लें और ये सब करके आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ और ये सब भी बहुत अच्छी डेवलप होंगी। एज अ कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा आपका बहुत इधर आके। जेई के लिए क्या एडवाइस होगे? जेई अभी कुछ ही महीने बाकी है जेई के, तो अभी पढ़ते रहिए और बस मॉक टेस्ट और स्पेसिफिक एडवाइस फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी तुमने फॉलो करी हो? मैंने फॉलो ये करी थी, मैंने मैथ्स और फिज़िक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया था और केमिस्ट्री जनरली उन दोनों से इजी आती है, तो केमिस्ट्री के लिए NCERT इनफ है। अच्छा, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है। मैंने कोटा फैक्ट्री देखा था, तो वो बड़ा रैंट सा लंबा सा देता मोनोलॉग केमिस्ट्री के, किसकी ऑर्गेनिक को लेके, किसको याद है? हाँ हाँ, उसके बारे में मुझे पर्सनली जानना थोड़ा सा, ये कि सच में ऐसा है जो उसमें दिखाया गया है या इनऑर्गेनिक है थोड़ा सा, पर क्या है मतलब एक्सेप्शन बोल के वो सब थोड़ा बहुत है, पर वो अब डिपेंड करता है कि भाई पेपर पे आता है नहीं आता, आ गया तो। हाँ, केमिस्ट्री तो खैर तुम्हारा ही है डिपार्टमेंट तुम बताओ इस बारे में। आपको पढ़ाएंगे इधर आके हाँ, तो बच्चों के काम आएगा, वो जेई के बच्चे एस्पिरेंट्स है जो, उनको बताओ। मैंने पर्सनली तो इनऑर्गेनिक पढ़ी नहीं थी, मेरे लिए बेनिफिशियल रहा था। तुमने कोटा फैक्ट्री को बड़ा सीरियसली लिया, कोटा फैक्ट्री को जो उसमें एडवाइस दिया था कि छोड़ दो उसे, ऐसा? नहीं तुमने बोला ना नहीं पढ़ा था। मैंने कोटा फैक्ट्री में बोला है मैं छोड़ दूँ, मतलब वो पढ़ रहे थे, कम पढ़ा है। हाँ कम पढ़ा था, मतलब नहीं, उसमें भी यही एडवाइस देता वो, छोड़ ही दो। तो मैं थोड़ा मतलब मैंने मोटा टॉपिक पढ़ लिया था अच्छा अच्छा, कि भाई मान लो आ गया तो कुछ क्वेश्चन कर ले, पर आया नहीं तो मैं बच गया। गया, सही है। नहीं, तुम्हारा जेई का क्या पर्सनल क्या एडवाइस दोगे बच्चों को अभी? अभी तो फिलहाल एक मैंने तो मॉक टेस्ट लगाओ, जिससे कि थोड़ा मेंस में मतलब तुम्हारा मोटिवेशन भी मिले, थोड़ा होप भी रहे कि भाई इतने मार्क्स आ, और कॉन्फिडेंस भी आए, और तुम्हारी हॉबी मतलब हॉबी बनी रही भाई इतने मार्क्स आ सकते हैं, इतने मार्क्स नहीं आ सकते, मतलब मोटिवेशन रहे, कॉन्फिडेंस। तो जेई के लिए तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि अब 1-2 महीने बचे हैं तो जेई मेंस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए। जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है 2024, 23, 25 इन सब के पेपर्स कीजिए और अपने स्कोर एनालाइज कीजिए, मिस्टेक्स एनालाइज कीजिए, उससे देखिए कैसे सुधारा जा सकता है। और केमिस्ट्री तो रहती है बस। लाइक तुम CSE से हो तो सबका टारगेट CSE रहता है, तो क्या एडवाइस दोगे? मतलब CSE को ही फोकस बना के पढ़ना चाहिए या नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि कोई एक कॉलेज स्पेसिफिक या ब्रांच स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, बस आपको अपना बेस्ट देना है, उसके बाद तो जो रिजल्ट आएगा वो डिसाइड। मतलब मेजरली स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, CSE का डे ड्रीमिंग करते करते ही टाइम निकल जाता है, पढ़ नहीं पाते हैं। हाँ, ये मतलब आप सोचते रहेंगे, मन में रहेगा, फिर अगर नंबर कभी भी अच्छे नहीं आए तो बस आपको लगेगा ये तो गया, अब तो आप पढ़ाई पे और फोकस नहीं कर पाओगे। राइट। चलो, तुम्हारा केमिकल? तो मेरे तरफ से भी यही मैं बोलना चाहूँगा कि आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि मैंने अपना कोई भी 1% भी एफर्ट मिस किया है। तो मतलब रिजल्ट होगा वो तो बाद में डिसाइड करेगा क्या है। और जैसे भी आपका जेई मेंस पास आ रहा होगा जनवरी अटैम्प्ट, तो उसमें ट्राई करें आप सबसे पहले अटैम्प्ट में सिक्योर कर लें NIT तो फिर बाद में काफ़ी कम प्रेशर होता है। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा, मॉक टेस्ट पे भी फोकस करें और आपके मेंटर्स और टीचर्स की बात को सीरियसली लो। ओके। अब तो खैर जेई मेंस आ रहा जनवरी में है, बहुत हाई टाइम है, तो अभी तो ऐसा होना चाहिए कि जितना कम हम लोग फ़ोन यूज़, मतलब वो अभी जो आप लोग फ़ोन कम यूज़ करो और थोड़ा पढ़ाई के प्रति सीरियस हो जाओ। 2-3 महीने ही हैं तो
फ़ोन जब भी लो तो पढ़ने के लिए लो, खाते खाते भी मेरा मानना है कि कुछ शॉर्ट नोट्स देख लो। अभी मैं तो वही करता था। और फिर ट्राई करो कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ लास्ट अटेम्प्ट ऐसे। और जो ड्रॉप लिए उनका तो लास्ट है ही खैर। और जो 12th में वो भी ट्राई करो कि पहली बार में ही आ जाओ, क्योंकि ड्रॉप लेना बहुत दुखदायक होता है। उसके बारे में ये बता देगा। हाँ, जैसा कि इसने बोला कि ड्रॉप ईयर बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, तो जो भी बच्चे यहाँ पे 12th में हैं तो ऐसे सिचुएशन ना बनने दो कि तुम्हें ड्रॉप लेनी पड़े। और मैं तो ड्रॉप से भी ज़्यादा एक और क्रूशियल बात बताता हूँ, जो तुम्हारी मेंस की फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाली है, जस्ट तुम्हारे दिमाग में कुछ होना ही नहीं चाहिए कि तुम्हारा कोई सेकंड अटेम्प्ट है अप्रैल में। तुम सोचो कि तुम्हारे पास ये फर्स्ट अटेम्प्ट है और वही तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है और उसी में तुझे एक्सेल करना है। क्योंकि अगर कोई बच्चा सेकंड अटेम्प्ट के भरोसे रह गया तो फिर वो एडवांस में उतना अच्छा नहीं कर पाएगा, फिर उसका एडवांस खराब चला जाएगा। इसलिए मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट को टारगेट करो। अभी नवंबर मिड चल रहा है, अभी तो तुम्हारी खैर सिलेबस चल ही रही होंगी, तो उसको पहले कंप्लीट करो। फिर दिसंबर के मिड तक जाते जाते पूरे मॉक देना शुरू कर जाओ, टोटली उस पर ड्रिवन हो जाओ और पूरा मेंस बेस्ड हो जाओ। ठीक है, एडवांस के लिए थोड़ा सा अगर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को देखना है तो देख सकते हो, पर पूरा मेन से स्पेसिफिक हो जाओ। खूब सारे मॉक टेस्ट दो और स्पेशली केमिस्ट्री को, उसके एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि जो मेंस के लिए ना एनसीईआरटी इज़ द बाइबल, तो अगर वो कर लिए तो अच्छा चला जाएगा। अच्छा, ड्रॉप वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक कोई एडवाइस, क्योंकि तुम्हारा ड्रॉप पर्सनली ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेसिफिक एडवाइस ये होगी कि वो एक साल कैसा रहा था उसमें, मतलब कैसा प्रेशर हैंडल किया उसको? प्रेशर तो मतलब एक प्रेशर से भी ज़्यादा एक डर रहता है कि हमने एक ड्रॉप भी लिया, पेरेंट्स को कन्विंस किया इस चीज़ के लिए, अगर ये भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो देखो, आप जब ले ही लिया है, अब बैक जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो एकदम घुस जाओ इसके अंदर, फाड़ दो जो भी है एकदम। अब कोई ऑप्शन ही नहीं है दोबारा, डू और डाई बेसिकली, डू और डाई वाला ऑप्शन। चलो बढ़िया। आते हैं वापस हमारे होस्ट के पास। वैसे तो अभी सारे ही जेई पास करके आए हैं, तो इनके व्यूज़ टेक्निकली सबसे फ्रेश और सबसे ज़्यादा मैटर करने वाले हैं। मुझे जो बातें याद है वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में है कि पहला तो जो जेई की प्रिपरेशन करते टाइम हम सोचते हैं कि एनआईटी की ये ब्रांच या आईआईटी की वो ब्रांच, या किस रैंक पे कौन सा एनआईटी, किस रैंक पे कौन सा आईआईटी मिलेगा। तो वो डिसीजन, वो रिसर्च के लिए हमारे पास एग्ज़ाम के बाद से लेकर काउंसलिंग तक या सीट एलोकेशन तक एक महीने का विंडो होता है। तो सारी रिसर्च, सारी रिसोर्सेज को उस एक महीने में लगाएं और उसके पहले सारा टाइम पढ़ाई। बिकॉज जेई का सिलेबस है बट पढ़ने का तरीका कोई वेल डिफाइंड नहीं है। कोई कहता है कि मैं 8 घंटे पढ़ रहा था, कोई कहता है कैन यू शेयर योर ओन एक्सपीरियंस व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग फॉर जेई? हाँ, तो चीज़ें मेरे लिए चीज़ें ऐसी थी कि पढ़ाई के घंटों से नहीं नपती थी, बट इट वाज ऑलवेज अबाउट फंडामेंटल्स। कि आप जब भी पढ़ रहे हो, चाहे आप घर पे किताब में खोल के पढ़ रहे हो या फिर कोचिंग में क्लासेस पर ध्यान दे रहे हो, तो जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से समझ लो। और दूसरी चीज़ ये है कि एग्ज़ाम का टेम्परामेंट डेवलप करना। बच्चे पढ़ तो लेते हैं पर वो 3 घंटे 6 घंटे लगातार बेसिकली मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस नहीं होगा, मॉक टेस्ट मैनेज कर पाते। तो मॉक टेस्ट इसके लिए अच्छा तरीका है। उसमें बैठ जाना, उससे सिर्फ सॉल्व करना, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपके कितने मार्क्स आए, वो भी कभी कभी हेल्प करता है आपकी सिटिंग टाइम को इम्प्रूव करने में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो कि ना होना तो पॉसिबल नहीं है, सबको स्ट्रेस होता है, रहेगा। तो इसका इलाज यही है कि स्ट्रेस को हेल्दी स्ट्रेस की तरह लिया जाए और बस उसको एम्ब्रेस करो और एंजॉय द जर्नी बेसिकली। लगे रहो। हाँ, मतलब इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी। आपने स्ट्रेस अर्न किया है और इसके बाद जो आपको मिलेगा, जो भी आईआईटी, जो भी एनआईटी, जो भी कॉलेज, जो भी ब्रांच, वो भी आपने अर्न की होगी। तो जस्ट ओन इट। सो डू यू गाइस फील लाइक ये जो मेहनत किया तुम लोगों ने, वाज इट वर्थ इट? जो लगा वर्थ है उसका? टोटली। यहाँ के एंजॉयमेंट्स को देखकर तो लगता है ऑफकोर्स, और तुम्हें भी करनी चाहिए, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हें क्या मिलने वाला है यहाँ पर आकर। जो तुम सोच सकते हो सब यहाँ मिलेगा। अच्छा, काफ़ी बच्चों का आईआईटी बॉम्बे को लेकर ज़्यादा हो रहता है। आईआईटी बॉम्बे को लेकर ऐसा है कि जितने भी ऑल इंडिया रैंक 1 होते हैं मेजरली वो वही सेलेक्ट करते हैं, तो उस कारण से एक हाइप सा बना हुआ है और कहीं ना कहीं सही भी है। तो ऑफकोर्स, और टेक्निकली एक मेगा सिटीज़ के अंदर लोकेटेड है, जिसकी वजह से कंपनीज़ का आना जाना काफ़ी ज़्यादा लगा रहता है, तो टेक्निकल प्लेसमेंट्स एंड ऑल सारी चीज़ों से वो ज़्यादा कनेक्टेड है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं है। बट यस, हमारी कॉलेज बेस्ट है। आईआईटी कानपुर वर्सेस आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे का सीएससी का ज़्यादा हाइप है, और तो किसी का उतना मैं सुना नहीं, क्योंकि जो टॉप रैंक होते हैं वो सीएससी ले लेते हैं, फिर उसके बाद तो लगभग आईआईटी कानपुर और आईआईटी बॉम्बे। तुम्हारे पास सेम चॉइस होता है अर्थ साइंस का, आईआईटी कानपुर और बॉम्बे का, तो क्या एक्चुअली बॉम्बे में तो है ही नहीं, बट
अब मेरे सीनियर्स यहीं पे और IIT कानपुर घर से पास भी है, तो यही आना प्रेफर करता हूँ। यहाँ पर ब्रांच चेंज का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से बच्चे एडमिशन लेते हैं कि सोचते हैं थोड़ी बुरी रैंक है तो थोड़ी नीचे वाली ब्रांच में ट्राई करेंगे चेंज करने का, नहीं हो तो भी अच्छा है। रैंक कोई बुरी नहीं होती। हाँ मतलब कोई रैंक पूरी नहीं होती है, आगे पीछे की होती है। हाँ मतलब मैंने भी IIT बॉम्बे सोचा था, सब सोचते हैं, सबका ड्रीम होता है। सेम CSE। CSE वो इतने आगे का नहीं सोचते, पर कॉलेज ड्रीम IIT बॉम्बे। जब यहाँ पे रिलेटिव चलिए जब CSE डाउन हो गया वो जब हम 11th पे जाते हैं तो फर्स्ट डे में भी लोग चिपकाते हैं AIR सर IIT बॉम्बे CSE भी लोग IIT कानपुर तो पक्का है ही, तो फिर सपना वो धीरे धीरे नहीं, मुद्दे से नहीं भटकते हम। IIT कानपुर वर्सेस IIT बॉम्बे चल रहा है। कुछ सपने ही रह एक जाए टाइम वही ऐसा आता बेहतर है, है। एक टाइम ऐसा आता है जब हम प्राइवेट कॉलेज के बारे में भी सोचते हैं। लोग बच्चे बिट्स के भी देते हैं एग्जाम, हाँ। बाकी एग्जाम्स भी देते वो हैं, हम लोग वेब जी safe देते हैं कि हाँ कुछ तो मिल IIT जाए। देते हैं। IIT कानपुर बेस्ट है मेरे हिसाब से तो भाई। कैंपस देख रहा हो, कैंपस 2 IIT बॉम्बे आ जाएंगे इसमें आराम से। एरिया बड़ा है काफ़ी। दो IIT दो का 3 आ जाए। IIT कानपुर का कैंपस बहुत बड़ा है, 1055 एकड़ में है और यहाँ पर मतलब ग्रीनरी भी मतलब जो बहुत तुम्हारे है। जूनियर्स देख रहे हैं तुम उनको ये प्रेफर करोगे? प्रेफर IIT बॉम्बे हाँ से। नहीं, IIT बॉम्बे से। अगर उसको IIT बॉम्बे से। डिपेंड करता है ब्रांच वाइज। अगर उसको कुछ और बेटर मिल रही हो तो ऑफ कोर्स दूसरे कॉलेजेस में भी जाना ये चाहिए। वीडियो देख के आओगे तो पर्सनल प्रेफरेंस में रहूँगा तुम्हारे लिए। अच्छा, हम भी गाइड करेंगे आपको यहाँ पे आने के बाद। हाँ, अगर मतलब IIT बॉम्बे और कानपुर की बात करें तो कानपुर का जो कैंपस साइज है वो 1055 एकड़ है और वो बहुत ज़्यादा है। लिटरली मतलब यहाँ पर अगर आप साइकिल नहीं रखोगे अपने पास तो आप नहीं रह सकते IIT कानपुर में। और ग्रीनरी भी यहाँ बहुत है, वाइल्ड एनिमल्स तो नहीं मतलब पीकॉक कैसे नहीं वाइल्ड एनिमल्स है, थोड़े बहुत है, वो जंगल में रहते हैं, उधर दूर ही रहते हैं कैटेगरी से। रूम में ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। बच्चों को डराओ मत, पढ़ तो अभी। अरे IIT बॉम्बे में तो चीता आ जाता है। वहाँ तो यहाँ भी आता है। अच्छा, अरे हॉल 7 में सांप आया था वहाँ। अंदर सांप। यहाँ पर चीता भी पता है कहाँ पर कभी कभी आता है ठंड में, मुझे नहीं पता। पता चल जाएगा अगर आया इस बार तो। अरे बच्चे डर जाएंगे, अभी नहीं। कुछ मत बताओ तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन IIT बॉम्बे वर्सेस IIT कानपुर। सबको अपना अपना जैसे कि जिसकी रैंक बहुत हाईएस्ट आई है उसके लिए IIT बॉम्बे मैटर करता है। जिसकी तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन बताओ, तुम्हें क्या लगता है? मेरा IIT कानपुर बेस्ट लगा मुझे तो। तुमको चॉइस मिलता तो छोड़ देते बॉम्बे? नहीं अगर हिपोक्रेसी की भी सीमा। नहीं अगर जैसे कि बॉम्बे की बहुत ऊंची ब्रांच मिलती ऊंची ब्रांच, तो फिर मैं सेम केमिस्ट्री होता तो बताओ। नहीं तो मैं कानपुर होता। घर से पास है इसलिए भी। हाँ अभी आ चुका है तो इसके लिए आसान है। घर से पास तो बॉम्बे है। अच्छा, मेरे ओपिनियन तो ये है कि टॉप 5 जो IITs है वो तो बेस्ट ही है उसमें। और कानपुर और बॉम्बे की बात करें तो मेरा पर्सनल चॉइस थी बॉम्बे, क्योंकि मेरे घर से भी पास थी वो कानपुर से बहुत। कानपुर थोड़ा ज़्यादा दूर सब पड़ता है। ब्रांच CSE। हाँ, और ब्रांच हाँ टॉप वाली ब्रांच होती तो ही, क्योंकि इधर ब्रांच चेंज का एक अच्छा ऑप्शन है। तो अगर लोअर ब्रांच होती तो बॉम्बे में नहीं मिलता है। हाँ तो नहीं, बॉम्बे में ब्रांच चेंज नहीं होती, तो इसलिए लोअर ब्रांच में जाके आपके पास वो एक मौका नहीं होता कि आप ऊपर जा सकते हैं। तो इसलिए लोअर ब्रांच है तो कानपुर मेरी प्रेफरेंस है। ब्रांचेस का खेल तो जैसे जैसे तुम लोग फर्स्ट ईयर से नेक्स्ट ईयर इवन नेक्स्ट ईयर में जाओगे तो क्लियर होगा क्या सीन है। लाइक बच्चे जानना चाहेंगे व्हाट वाज योर ब्रांच। मेरे हिसाब से बायसेस तो दोनों के लिए ही हैं, चाहे AIR-1 के लिए हो चाहे IIT बॉम्बे के लिए हो। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स यू ओनली ओन व्हाट यू गेट। तो नहीं, व्हाट वाज योर ब्रांच यहाँ पे मेरी ब्रांच एरोस्पेस इंजीनियरिंग थी। ओके। तो एंड आई हैव ओन्ड इट एंड आई हैव बीन ओनिंग इट। तो वही है, अभी इनने मेहनत की है तो दे आर ओनिंग व्हाट दे हैव यू नो। तो पॉडकास्ट के एंड में अभी हम लोग थोड़ा तुमसे पूछेंगे तुम्हारा एरोस्पेस का क्या एक्सपीरियंस रहा है उसमें, फिर आगे उसकी प्रोफेशनल जर्नी बेसिकली, हाँ, क्योंकि तो- ये सब भी इंटरेस्टेड होंगे जानने में। करेक्ट। तो एरोस्पेस का फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब प्रॉस्पेक्ट जो कि सबसे पहले देखा जाता है उसके बारे में थोड़ा कम ही अंदाज़ा था, कह सकते हैं कोई अंदाज़ा नहीं था। कैसी कंपनीज होती हैं, क्या काम करना होता है, इसका आइडिया ना होते हुए भी समटाइम्स यू हैव टू कीप गोइंग। तो कुछ चीज़ें तो कॉमन होती हैं, कुछ इंडस्ट्री बेस्ड स्किल्स, इंडस्ट्री बेस्ड नॉलेज आपसे एक्सपेक्ट की जाती है चाहे किसी भी ब्रांच में हो।
और अल्टीमेटली इट ऑल बॉइल्स डाउन कि जो आपने पढ़ा है क्या आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो कि नहीं. तो अभी मैं लाइक स्पेस इकोसिस्टम में एक्टिवली काम कर रहा हूँ. तो आई थिंक इट्स बीन लाइक 2.5 years now, हाँ, ना? तो टेक्स्ट बुक में जो पढ़ा उसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करूँ और वो वाकई में लाइक सच होता दिख रहा है, चीज़ें बनती दिख रही हैं, काम आई थिंक योर कंपनी इज आल्सो वर्किंग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना, इसके साथ में Exactly. अमेरिका के तो, साथ भी. हाँ, there are like government and those all agencies involved. So when stakes are high, responsibilities are high, work gets even more fun. तो मेरे लिए वो चीज़ काफ़ी अच्छा रहा है. So what is your profile in that company? मतलब what was your work basically? Right now I work as an astrodynamics engineer. What is that? What is that It's basically? more about लाइक जो तुम्हारे जूनियर्स आने वाले हैं जिनको एरोस्पेस में थोड़ा इंटरेस्ट हो, हाँ, उनको नियर थोड़ा अर्थ सा. सैटेलाइट्स के ऑपरेशंस Okay. कैसे वो मैनेज होते हैं और उन पे क्या खतरे आ सकते हैं, हाउ वी कैन अवॉइड इट. बेसिकली स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सेटअप किया जाए. इट्स मोर अबाउट दैट. ओके, तो आई थिंक नाउ वी शुड कंक्लूड आवर पॉडकास्ट एंड वी विल कंटिन्यू लेटर. अभी सुपर 8 के लिए जब होगा ना जनवरी में, तो इन अ मोर प्रोफेशनल वे, टी शर्ट्स के साथ सब रहेगा. ठीक है, ये तो अभी थोड़ा कैजुअल था सिर्फ. एंड जिस तरह से भी हमारा पॉडकास्ट हो उस हिसाब से तो सुपर 8 के लिए सारे कैप्टन सारी टीम्स एक्साइटेड ही हैं. और द आइडिया वुड बी टू मेक एवरीथिंग बेटर. मिलते हैं आपसे जल्द ही नए पॉडकास्ट में जहाँ पे नई बातें, नए एक्सपीरियंसेस और होपफुली नए लोग भी देखने मिल सकते हैं. 2 कैप्टन्स बेसिकली. नहीं पूरी टीम से भी मिलाएंगे कभी. नहीं, नेक्स्ट पॉडकास्ट में रहेगा, वो भी हाँ, पूरी रहेगा. टीम मिलेगी आपसे, सब टीम 8 टीम मिलेंगी. सारी की सारी टीम आप उस टाइम पे हमारे सारे टीम मेंबर्स होंगे तो वो एक बहुत बड़ा माहौल होगा. चलो बढ़िया. तो कुछ साइनिंग ऑफ नोट्स, कुछ फाइनल? मैं तो सावधान रहे. पढ़ते रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, अच्छा, तबीयत खराब ना होने दें. मेन इम्पोर्टेंट थोड़ा बोल दो उनको मेरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर भी बोल दो. हाँ, मैरी क्रिसमस, एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर. उसको अच्छे से देना. फिर मेंस के बाद एक वीडियो आ जाएगा जिसमें एडवांस के लिए बोल दूंगा. अच्छा, उस टाइम पे पूरे हम लोग एकेडमिक से स्पेसिफिक बातें ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूजीसीएल के बारे में बात करेंगे. एक वीडियो आएगा हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर में जिसमें पूरे एकेडमिक्स के बारे में होंगे. अच्छा, यहाँ आने में नानी हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी जर्नी. ओके. मैं तो बोलूँगा बस अपने जर्नी को एंजॉय करते रहो और हमेशा खुश रहो, अच्छे से परीक्षा दो. ऑल द बेस्ट ऑफ अपकमिंग जर्नी. ऑल द बेस्ट फ्यूचर एक्सपीरियंस को सब. ओके देन, पढ़ो, खेलो एंड जस्ट एंजॉय द प्रोसेस. थैंक यू सो मच.